नमस्कार, युवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। लगभग एक साल भर से चल रहे सुअर पालकों के धरने पर पहुंचे जनसंपर्क मंत्री। म्यूजिक टीचर द्वारा बच्चे को मारने के बाद तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए नागपुर रेफर। बेटी और दामाद ने मिलकर लगाया अपने ही माँ बाप को 81 लाख का चूना। और बाईपास में हुए सड़क हादसे से परिवार के चौथे और आखिरी सदस्य की मौत। परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप, जमकर हुआ हंगामा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कलेक्ट्रेट के सामने एक साल से चल रहे हैं सुअर पालकों के धरने पर आज जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला पहुंचे। 2000 रुपए प्रति व्यक्ति देने की बात कही। लगभग साल भर पहले अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण सुअरों की मौत होने लगी थी, जिसके बाद बीमारी का खतरा होने की वजह से प्रशासन द्वारा बाकी के सुअरों को इंजेक्शन लगाकर मार दिया गया था। बाद में प्रशासन ने घोषणा की थी कि प्रति सुअर 2000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं प्रति व्यक्ति 10,000 तक मदद देने की बात कही गई थी। साल भर इस मामले पर सरकार चुप रही। अब चुनाव के कारण सरकार की नींद खुली और आज जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे और प्रति व्यक्ति 2000 रुपए देने की बात कही, जिसके बाद से मंच से ही आंदोलनकारी दो धड़ों में बटे नजर आए। हालांकि राजेंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि 2000 अभी देंगे, 2000 चुनाव जीतने के बाद और 2000 बाद में देंगे, यानी लगभग 6 से 6500 रुपए तक देने की बात कही है। अब इस बात पर लेकर आंदोलनरत सुअर पालकों में संशय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो क्या सुअर पालकों को पैसे मिलेंगे, और साल भर जिस तरह से उन्होंने मुसीबत का सामना किया है तो क्या 2000 से उनकी मदद हो पाएगी। बहरहाल इस संबंध में हमने धरने पर बैठे अनशनकारियों और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल से बात की। सुअर समाज के उन लोगों को जिनकी सुअर बीमारी में प्रशासन के द्वारा नहीं मारी गई, बीमारी के खतरे को देखते हुए, बल्कि पहले ही बीमारी के कारण मर गई, उनको कोई राहत देने का प्रावधान आरबीसी में न होने के कारण मैंने शुरू में उनसे बातचीत की थी, लेकिन कुछ बात आपसी समझ के कारण जम नहीं पाई थी। लेकिन आज जो 2200 लोग ऐसे हैं प्रभावित, उन सबको 2-2000 रुपये प्रति व्यक्ति देने का निर्णय हमने किया है और वो लोग बड़े खुशी से सहमत हुए और हमने कहा कि 2000 इसके बाद और हम मदद करेंगे जब पैसा आएगा। अभी जो उपलब्ध पैसा है उससे 2000 देने कर और वो अपना हड़ताल तोड़ दें, अपना काम धंधा देखें, और यदि काम धंधे में जंगल विभाग से लेकर अन्य विभागों से उनको कोई मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं ही, सबको भरोसा भी है। तो इसलिए आज बड़ी खुशी की बात है कि लंबे समय से चल रहे इस धरने को समाप्त करने में बसोर समाज के पहल पर और उनके सहयोग से आज ये समाप्त हुआ है। 343 दिन आज धरने का है। आज मंत्री जी आए और बसोर समाज के लिए 2-2000 रुपए देने का घोषणा की है और बोले हैं कि चुनाव के बाद 2000 और देंगे और उसके बाद और देंगे। मतलब 3 किस्त में 7500 रुपये टोटल बोल के गए हैं कि 3 किस्त में हम 7500 रुपये बसोर समाज को देंगे। चुनाव के पहले 2000 रुपये देंगे, उसके बाद चुनाव के बाद एक किस्त देंगे, उसके बाद फिर एक और किस्त का बोल रहे हैं कि जैसे जैसे पैसा हमारे पास फंड में आएगा, जो बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो चुनाव के बाद भी पैसा मिलेगा और देंगे, और नहीं बनेगी तो हम लोग बेवकूफ बन के रह जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई कि बन जाएगी लेकिन न बनेगी तब तो कोई बात ही नहीं है, बनने के बाद हम लोगों का हक ना है। मंत्री जी ये तो बात नहीं कह के गए कि अगर मेरी सरकार नहीं बनती तो मैं नहीं देंगे, ये कहे कि मैं देंगे पैसा। ये कोई बात नहीं हुई कि मेरी सरकार बने या न बने। नहीं, ये बीजेपी की सरकार बने या न बने, उनको जितना वादा करके गए उनको उतना देना पड़ेगा मुआवजा। देखिए, नहीं अपने पास से दे, अपने निधि से दे। अगर आज ऐसा होता ना तब तक मंत्री जी ने यहीं थे, वो तो चुनाव का मुद्दा अब आया तब न शुरू किया है। यहाँ बैठे हुए थे जी, जब उस समय मंत्री जी आपको आश्वासन दिए थे जी, तब आपने बातें मान ली। जी हाँ, मंत्री जी का कहना है कि 2000 रुपये आपको दिए हैं जी, और इसके बाद चुनाव के बाद देंगे 2000 रुपये। जी हाँ, जी, चुनाव के बाद बोले हैं देने के लिए। जी हाँ, हम लोग सब सहमत हैं। कुल कितने सुअर पशुपालक हैं? 2200 सुअर पशुपालकों की लिस्ट मैंने दी थी शुक्ला जी को और बनी हुई हमारे पास कंप्लीट है। वही लिस्ट हम उनको देंगे। पूरे जिला के लोग हैं उसमें जो सुअर पाले हुए थे, पूरे जिले के लोग हैं और हमारी मांग भी यही थी कि पूरे जिला को पैसा मिले तभी हम लोग पैसा लेंगे। इसीलिए आज तक धरना चलता रहा। जब साल का आप अभी 2000 रुपए में
और बाकी आसपास में टिकी है। जी हाँ। और यदि सरकार बनती है तो मिल जाएगा। जी हाँ। नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है। नाम आपका? जी प्रदीप कुमार बसोर। म्यूजिक टीचर द्वारा बच्चे को मारने से उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उसे नागपुर इलाज के लिए रेफर किया गया। शहर के एक विद्यालय में म्यूजिक क्लास के दौरान टीचर ने बच्चे को झापड़ मार दिया, क्योंकि हाथ में रुद्राक्ष पहने हुए थे, जिसके कारण आंख और कान के बीच में चोट आई। शुरू में तो परिजनों ने उसे साधारण चोट समझकर अवॉइड कर दिया, लेकिन जब पीड़ा बढ़ने लगी तो उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे जबलपुर रेफर किया और वहां से फिर नागपुर रेफर किया। इसके बाद नागपुर के डॉक्टरों ने बताया कि उसका ब्लड जम गया है, इस कारण से उसे काफी दिक्कतें आ रही हैं। बाद में परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 308, 323 जेजे एक्ट 75 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक विद्यालय में म्यूजिक टीचर ने बालक को म्यूजिक सिखाते समय दिनांक 28 अगस्त 2023 को उसके कनपट्टी में मार दिया हाथ से, जिसमें हाथ में वो रुद्राक्ष पहने हुए थे, जिसकी चोट आँख और कान के बीच में लगी। उससे उनके यहाँ जो है स्वेलिंग आ गई। घर जाने पर घर वालों ने उसको बड़े साधारण तौर पे लिया और घरेलू इलाज कराते रहे। 3 दिन के बाद वो थोड़ा सा तकलीफ बढ़ गई उनकी, तब उन्हें संजय मेडिकल कॉलेज में दिखाया। जांच होने के बाद उन्हें जो रेफ़र कर दिया जबलपुर के लिए। जबलपुर में उपचार चलता रहा और वहाँ से उन्हें इसको नागपुर रेफ़र कर दिया। नागपुर में उनके आँख के पास में जो है और ब्रेन के पास में कोई उनके परिवार के बताए अनुसार ब्लड जम गया था, जिससे तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑपरेट करके उसको रिजॉल्व किया गया है। इस समय बालक जो है नागपुर में उपचाररत है। इसकी सूचना वहाँ से लौट करके कल थाना अमैया में थाना प्रभारी को दी है। थाना प्रभारी ने जो है शिक्षक के विरुद्ध धारा 308, 323 और जेजे एक्ट की धारा 75 और अन्य धाराओं के साथ प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसकी विवेचना थाना अमैया के थाना प्रभारी अरविंद सिंह कर रहे हैं। अब क्या स्थिति है बालक की? बालक उपचाररत है नागपुर में। जमीनी विवाद के चलते रिपोर्ट नहीं दर्ज करने पर पीड़ित ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम पोस्ट बड़ी पाती के रहने वाले मोहम्मद अजमेर तनय मरहूम मोहम्मद रफीदार ने आज एसपी ऑफिस पहुंचकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि 1420 वर्ग फुट की जमीन 28 मई 2018 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से संतोष कुमार पटेल पिता राजमणि पटेल, जो कि सुंदर नगर रीवा का रहने वाला है, से खरीदा था। खरीदने के समय संतोष पटेल व दलाल समीउल्लाह के द्वारा उस भूमि में प्रार्थी को खड़ा करवाकर फोटो खिंचवाया और उस भूमि की रजिस्ट्रार महोदय के सामने रजिस्ट्री कराई। डिक्री करने के बाद उसे भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया। बाद में जब प्रार्थी 1 साल बाद उस भूमि में निर्माण करने पहुंचा तो पता चला कि वो जमीन प्रार्थी की विक्रय की गई है, वह भूमि किसी और की है और प्रार्थी के द्वारा जमीन की खोज की गई और पटवारी से अपनी जमीन के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि वह भूमि के रकबे ने कॉलोनी की रोड एवं नाली है, जिसके बाद संतोष पटेल व समीउल्लाह के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक जमीन बेचने बिक्री करने का आवेदन 6 सितंबर 2023 को सिविल लाइन थाने में दिया गया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर आज उचित कार्रवाई हेतु एसपी रीवा को ज्ञापन सौंपा है। कहाँ से आए हैं? हम ग्राम पाती से आए हैं। क्या मामला? ये ज़मीन का मामला है। सन 2018 में संतोष कुमार पटेल और एक हमारे बिरादर के हैं समीउल्लाह फौजी, ये दोनों मिल के ये रजिस्ट्री और खसरा सब निकाल के हमको दिए। ये आपके रउसर में ज़मीन बताए और 5,94,000 रुपये हमसे ले लिए
और उसके बाद सन 2018 में रजिस्ट्री करवाने के बाद 19 में जब हम लोग वहाँ कब्जा करने गए तो पता चला दूसरे की ज़मीन है। अब वहाँ कब्जा करने नहीं दे रहे हैं और ये लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। घर जाओ तो घर में उनकी घर के जो बच्चे हैं, बीवी बच्चे सब निकल के गाली गलौज करते हैं। तो अपन इसमें कार्रवाई नहीं कर पाए कुछ। अब ये केस, पुलिस केस का सहारा लेना चाहते हैं इसमें। तो अभी तक शिकायत आपने कहा? अभी तक शिकायत हमने नहीं की। इसके पहले अभी 6-7 दिन पहले हमने सिविल लाइन थाना में दी थी एक आवेदन बना के, तो वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहाँ की वजह अभी एसपी ऑफिस आए सर। इटौरा बाईपास के पास हुए सड़क हादसे में पूरे परिवार की मौत हो चुकी है। इसके बाद नाराज परिजनों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क पर जाम लगा दिया। इटौरा बाईपास में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक कर पूरा परिवार मौत की खाई में समा गया। घटना के दिन पिता और मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। उसके बाद 7 साल के बच्चे ने कल दम तोड़ा और आज परिवार की आखिरी सदस्य भावना कुशवाहा की मौत हो गई। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल महिला भावना के सिर में गंभीर चोट लगी हुई थी और पेट की आंतें भी फट गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा हड्डी वार्ड में मरीज को भर्ती कर उसके पैर का इलाज किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों से मरीज को रेफर करने की भी बात की गई थी, लेकिन कोई भी वरिष्ठ चिकित्सक उसे देखने नहीं पहुंचा और न ही मरीज को रेफर किया गया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर परिजन उतर आए और वरिष्ठ चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने की मांग करते हुए चिकित्सकों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। परिजनों ने कहा कि इस दौरान ना तो डॉक्टरों ने उनकी कोई बात सुनी और ना ही पुलिस प्रशासन ने। इस संबंध में हमने परिजनों और एसडीएम अनुराग त्रिपाठी से बात की, जिन्होंने उचित जांच करने की बात कही है। सर, ये आज ये जगह जाम किया गया था अस्पताल। आज ये कुशवाहा समाज के लोग हैं जिनके परिवार के सदस्यों की एक्सीडेंट में मौत होने के बाद 2 लोग जो घायल हुए थे, उनके इलाज को लेके जो लापरवाही एसजीएमएच के जो यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा बरती गई, इसको लेके इन लोगों ने रोष व्यक्त किया है कि डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं और इलाज नहीं कर रहे हैं या गलत तरीके से दवाएं दे रहे हैं और गलत ब्लड डोनेट करवा रहे हैं लोगों से। तो उसको लेके इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया है माननीय हमारे आदरणीय कमिश्नर महोदय के नाम पे। तो इस पर हम लोग जांच करके और जो भी कार्रवाई होगी, यदि कोई ऐसा माना जाता है कि जांच के दौरान किसी की लापरवाही हुई है, तो कमिश्नर महोदय के नाम पे जो ज्ञापन भेजा है उसके संबंध में हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनका कहना है कि चिकित्सक जो हैं क्लिनिक में बैठे रहते हैं, यहाँ पे वरिष्ठ चिकित्सक नहीं। ये जांच का विषय है, ये रूलिंग का विषय है। सरकार के जो नियम हैं उसके अनुसार जो डॉक्टर यदि काम नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी में नहीं उपस्थित हो रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। तो आर्थिक मदद के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता रेड क्रॉस की तरफ से देने के लिए परिवार को सहयोग दे रहे हैं हम लोग। जाम कर रहे हैं आप लोग, क्या मांगे आप लोगों को? हम लोगों की अभी जो अस्पताल प्रबंधन में जो इस तरह की लापरवाही चल रही है, सीएमओ से बात की हम लोगों ने कि जो ये 2 मौतें हो गई भावना और आयुष की, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कोई सीनियर डॉक्टर पहुंचा नहीं इलाज करने के लिए, सिर्फ जूनियर के भरोसे छोड़े रहे। और तो अतुल से उनसे सीएमओ से बात करते हैं तो कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं। पुलिस प्रबंधन यहाँ जो बैठा उनसे हम कोई मतलब नहीं, मतलब किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोगों को मजबूरी में सड़क में आना पड़ा है। ये क्या मानते हैं आप, अव्यवस्था कितनी ज़्यादा है? क्या चीज़? अव्यवस्था कितनी ज़्यादा अस्पताल में तो पूरी तरह से अव्यवस्था है। जूनियर डॉक्टर वो जो है वही इलाज करते हैं और उनको कोई जानकारी नहीं होती है। सीनियर डॉक्टर तो हमको यहाँ कभी कोई देखने को नहीं मिलते और आगे बैठेंगे भी 1-8 घंटे। अभी हमें चौरसिया से बात हुई थी तो बोले कि नहीं भावना कुशवाहा की हालत ठीक है और कंट्रोल में है, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम आपको सूचित करेंगे। बार बार निवेदन करने के बाद भी उन्हें कहीं रेफर कर दिया जाए तो बोले नहीं ठीक है और हम लोग कई डॉक्टरों की टीम उनको देखेंगे फिर इलाज करेंगे, और वो कोई डॉक्टर देखने तक नहीं गया। कहाँ पे चोटें थी? गंभीर चोटें? हाँ, गंभीर चोटें उनके पैर में 3-4 जगह फ्रैक्चर था, पेट के अंदर इंजरी थी और हेड इंजरी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ पूरे समय हड्डी वार्ड में एडमिट करके और उसका प्लास्टर चढ़ा के वो इलाज करते रह गए और सिर्फ लिटाए हुए थे, कोई इलाज नहीं हुआ। पेट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और उसका कोई इलाज नहीं कर रहे थे। अभी पुलिस से क्या बात बनी, कुछ बात हुई? नहीं, हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि डीएम आए, कलेक्टर आए और सीएमओ ने क्या जवाब दिया आपको? सीएमओ ने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है और ये सब पुलिस प्रबंधन जाने, हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं। डॉक्टर जाइए एफआईआर करिए। प्रशासन ने की है, डॉक्टर नहीं आए, सीएमओ क्यों जवाबदारी नहीं ले रहे?
अब सीएमओ साहब जाने बोले, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या चाहते हैं भाई? हम लोग चाहते हैं कि जो दोषी डॉक्टर हैं, जिनकी उस दौरान सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी में रहे, उनके हत्या का मुकदमा लगे उनके ऊपर। इधर हो जाओ, साइड हो जाओ। दोषी डॉक्टरों के ऊपर, दोषी डॉक्टरों के ऊपर, दोषी डॉक्टरों के ऊपर, डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस, डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस, डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस, अस्पताल प्रबंधन। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। बेटी और दामाद ने मिलकर अपने माँ बाप को 81 लाख का चूना लगाया है। दौलत के लालच में इंसान दूसरों को तो छोड़िए, अपने सगे संबंधियों को भी नहीं बख्शता। ऐसा ही एक मामला बदरांव से आया है, जहां रहने वाली कौशल्या पांडे ने बताया कि उनके दामाद प्रमोद तिवारी ने उनकी बेटी कोमल के साथ मिलकर 81 लाख रुपए का चूना लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने करहिया के पास एक 1.5 एकड़ की जमीन बेच दी। इसके अलावा 16 लाख की क्रेटा कार खरीदी। मामले की जानकारी तब हुई जब पीड़ित परिवार यानी कौशल्या की छोटी बेटी की शादी करने की बात आई। उसके बाद पैसों की जरूरत पड़ी और बैंक गए तो देखा तो बैंक से पैसा गायब था। इसके बाद बात की गई तो बेटी और दामाद नानुकुर करने लगे और झगड़ा हो गया, जिसकी शिकायत बिछिया थाने और सिटी कोतवाली दोनों में दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। कौशल्या पांडे ने बताया कि उन्होंने गांव के लोगों की मदद से 30 लाख रुपए इकट्ठे किए और छोटी बेटी की शादी की। क्या है पूरा मामला, जानते हैं कौशल्या देवी और उनके बेटे किशन पांडे से। है बड़ा दमाद तो सब कागज पाथर लिए थे, जगह जमीन बिचवाए, कोई हिसाब नहीं किए। हमारी बेटी की शादी लगी थी, वो सब पैसा निकाल लिए, क्रेटा गाड़ी खरीदवाए, 16 लाख थी। और अब सार से और ससुर से पैसा भी ले लिए 12 लाख नगद में। फिर ATM खाता से गए तो चोरी से निकलवा कर सर ले लिए। उनको कामता प्रसाद दीपक पांडे पिताजी हैं उनके, तो उनके खाते में डाल दिए। समझी? हाँ, दोस्त बसंतलाल दोस्त के पिताजी के खाते में डाल दिए। कितना टोटल कितना घपला हुआ? 81 लाख सर। चेकबुक में दस्तखत भी हुए हैं, चेकबुक द्वारा भी निकाला गया है। हाँ हाँ, RTGS कैश सब ये खींचे गए हैं सर। बेटी और दामाद का क्या नाम है? बेटी का नाम है कोमल पांडे, प्रमोद तिवारी, और उनके भाई का नाम बसंतलाल है सर। कहाँ के रहने वाले ये सब? ये सब है साव के हैं, साव बुढ़ाई। अभी SP साहब से एक बात हुई तो क्या चाहिए? उनसे बात हुई? अभी मिलेंगे सर। क्या चाहती हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि जो पैसा मतलब हमारे बेटे और पति के हाथ से लिए हैं, गाड़ी क्रेटा खरीदे हैं,
उनका पैसा तो हमको देना चाहिए, कर्ज लिए हैं। अब बाकी जो पैसा है तो सब चोरी से प्लाट का पैसा खा लिए और फिर हमारी बेटी के शादी में हमें ऐसा मजबूर किए कि शादी करने के लिए 1 रुपया नहीं था सर। छोटी बच्ची की शादी के लिए, हमारी बच्ची की शादी के लिए 30 लाख पूरा मोहल्ला गाँव में लग गया। अब हम कर्ज लागते हैं। आपको जानकारी तो कब हम मिली ये क्या? चाहते हैं, हमको जानकारी मिली पहले मिल गई थी जब वो सब बेच खा कर बीत गए थे सर। हमारी बेटी की शादी होने वाली थी तो भंडारा किए थे चिरहुला में और तीसरे दिन नोटिस भेज दिए। हमारे घर में 1 रुपया नहीं था। हमारी जब बेटी शादी के लिए थी, हमारा लड़का गांव में पैसा सब देते हैं पढ़ाई के लिए, हमारी पढ़ाई छूट गई हमारे बेटे। अब बताइए हम मजबूर हैं, कर्ज कहाँ से दें? हम चाहते हैं कि जितना पैसा लिए हैं तब हमारा वापस करें। शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? हम मदद चाहते हैं कि हमारा सब कोई। सर किशन पांडे। क्या पूरा शिकायत क्या है? शिकायत यह है कि हमारे जीजा जी जो हैं तो हमारे पिताजी सब उनको कारोबार सौंपे हुए थे घर का, तो 1.5 एकड़ जमीन बिचवाई गई। उनका पूरा देखभाल वही करते थे। इनका अकाउंट सरकारी था तो उन्होंने बोला कि एक प्राइवेट अकाउंट हो जाए, तो उन्होंने अपने घर के रास्ते पे करैया मंडी वहाँ पे IDBI खाता खुलवाया और इनके जो 1.5 एकड़ जमीन का बैलेंस था उसमें आने जाने लगा। उसका पूरा देखभाल जीजा जी करते थे। हमारे पिताजी से साइन करवा लेते थे, बोलते थे कि मिसमैच हो गया 2-4 और कर दीजिए। इस तरह से वो ज़्यादा चेकों में साइन करवा के अपने दोस्त भाई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे। उनका एक दोस्त है दीपक पांडे, उनके अकाउंट में 27 लाख रुपए ट्रांसफर किए और उन्हीं के नाम पे एक रॉयल्स कार 18 लाख रुपए की क्रेटा खरीदे और अपने वाइफ के नाम से पार्टी ट्रांसफर किए और उसी क्रेटा में 11 लाख रुपए रॉयल्स कार जो है तो हमारे अकाउंट से भी गया। कुल कितना लाख का कमाई किया? 81 लाख रुपए। नगद कितना लिए गए? नगद ये पूरा रिकॉर्डेड है, जो चेक के माध्यम से RTGS जो लिए हैं, और जो नगद है वो 30-35 लाख रुपए है। क्या कारण है ऐसा करने का? क्या लगता है? लालच, पैसे का ये लालच है। अब क्या दीदी से और जीजा से बात होती है? विवाद चल रही है। क्या हुआ कि ये छोटी वाली बहन की शादी थी, 20 दिन बचे थे, अकाउंट से पूरा बैलेंस निकाल लिए और बोलने लगे अब हमको हिस्सा दो तो हम पैसा देते हैं तब शादी होगी जी। और ये 6 महीने हुए बिछे थाने में कंप्लेन किए हुए और 3 महीने जो हमारे करीबी थाना है सिटी कोतवाली वहाँ पे हुआ, तो वहाँ पे कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। शायद पैसा वगैरह खिलाते होंगे। अभी SP साहब से मिले कि नहीं मिले? जी नहीं, अभी मिलेंगे। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि इस केस में कार्रवाई किया जाए, जो मुजरिम उनको सजा मिला। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्ववित्तीय एवं जन भागीदारी अतिथि विद्वानों ने आज अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और पत्रकार वार्ता करते हुए मीडिया के माध्यम से अपनी बातें जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव आते ही जहां नेता एक और तरह के लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, वहीं लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए अतिथि विद्वान भी इस उम्मीद पर बैठे हैं कि उनकी मांगें चुनाव के चलते पूरी हो जाएंगी। हालांकि वर्षों से आ रही इस कुप्रथा को इतना जल्दी दुरुस्त कर दिया जाएगा, यह तो ना के बराबर ही मालूम होता है, क्योंकि पिछले 20 सालों से अतिथि विद्वान इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस दौरान कितने ही संगठन आए और चले गए, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। आज जन भागीदारी अतिथि विद्वानों ने मांग की है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अतिथि विद्वानों के लिए घोषणाएं की थी, उन्हें लागू किया जाए, सिर्फ घोषणाएं न की जाएं। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए अतिथि विद्वानों ने कहा कि भोपाल में आयोजित अतिथि विद्वानों की महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महाविद्यालय अतिथि विद्वानों के लिए वेतन, अवकाश एवं अन्य लाभ संबंधी घोषणाओं को मंच से बोला गया था, लेकिन धरातल पर वह लागू नहीं है। इसी तरह से अतिथि विद्वानों के साथ दो तरफा व्यवहार किया जा रहा।
बड़े शहरों के विद्वानों को 25 से 30 हजार मिल रहे हैं, वहीं ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले अतिथि विद्वानों को 7 से 7.5 हजार रुपए ही काम चलाना पड़ रहा है, वह भी सरकारी महाविद्यालयों में। और क्या क्या कहा अतिथि विद्वानों ने, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो परीक्षा का कार्य हो, चाहे वो पठन पाठन का कार्य हो, चाहे वो अन्य जगह जो भी महाविद्यालय के कार्य हों, हर जगह हम लोगों को संलग्न किया जाता है, बराबर का दर्जा दिया जाता है। हम लोग उस जगह में अपने दायित्वों का बराबर निर्वहन करते हैं। आज अतिथि विद्वानों का जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा किया गया है, उनका वेतनमान बढ़ाया गया है, उनके लिए अवकाश की घोषणा की गई है, उन्हें निकाला नहीं जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी व्यवस्थाएँ की गई हैं, तो उनके लिए जो भी नियम, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थे, जो भी उनके अनुभव थे, वो सब उनके अनुभव जनभागीदारी और स्वीकृति के अनुभव के आधार पर ही काउंट किया गया है। तब जाकर के उनके लिए ये नीतियाँ बनाई गई। तो जिस अनुभव, जिस नींव के आधार पर मंजिल तक पहुंचा गया है, उस नींव में हम सभी शामिल हैं। वो नींव हम लोगों के द्वारा ही तैयार की गई। तो हम लोगों को कृपया ये बताने का कष्ट करें कि यदि वो इस कैटेगरी में आते हैं तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा 2002 के पहले ये कहा गया कि आप लोगों को संविदा व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया, लेकिन जब अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले संविदा कर्मियों के लिए नीतियाँ लागू की गई, तो उस समय भी हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग संविदा हैं कि अतिथि प्राध्यापक हैं, कि किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा केवल निवेदन इतना है कि हम लोगों को यह बताया जाए कि आप लोगों का पद कैसा है, आपकी जगह कैसी है, आपका स्थान क्या है। कम से कम ये तो हमें सूचित करें कि केवल हम रिक्त पद के विरुद्ध या महाविद्यालय की व्यवस्था का केवल अंग बन के रह गए हैं, केवल पढ़ाते हैं। बाकी नीतियाँ हैं कि आपको 6 घंटे रुकना है, महाविद्यालय में देना है, महाविद्यालय की प्रत्येक व्यवस्थाओं में आपको भागीदार बनना है। तो वो सारी व्यवस्थाओं का दायित्वों का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो दायित्व हैं, बाकी की जो उपलब्धियां हैं ना, तो हम लोगों को अवकाश की व्यवस्था है। यदि एक भी दिन यदि हम अनुपस्थित रहते हैं तो हम लोगों का वेतन काट लिया जाता है। महीने में, एक वर्ष में हम लोग 9 महीने 8 महीने कार्य करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में 10,000 वेतनमान है, किसी में 7,000 वेतनमान है, किसी में 12,000 है, किसी में 18,000 है, किसी में 15,000 वेतनमान है। तो क्या पूरे जो जनभागीदारी या स्वीकृति अतिथि विद्वान TRS कॉलेज या मॉडल साइंस कॉलेज या भोपाल के कॉलेज में पढ़ा रहा है या इंदौर के कॉलेज में पढ़ा रहा है, उसको कहीं पर 25,000 वेतनमान मिल रहा है, और जो गांव के सरकारी महाविद्यालय में जनभागीदारी स्वीकृति अतिथि विद्वान पढ़ा रहा है, उसको 7,500 वेतन मिल रहा है। उतनी ही कक्षाएं तो इंदौर, भोपाल या अन्य जगहों पर ली जा रही, उतनी ही कक्षाएं तो गाँव के महाविद्यालयों में भी ली जा रही। तो ये विसंगत क्यों? इसके लिए क्या नीतियाँ हैं, क्या नीतियाँ बनाना चाहिए, है ना। तो हम लोगों की मांग ये है कि पूरे प्रदेश में जो भी स्वीकृति जनभागीदारी अतिथि विद्वान हैं, इनके लिए एक नीति, एक नियम बनाया जाए कि हम लोग किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, कृपया स्पष्ट किया जाए। और हमारा माननीय जी से निवेदन है, हमारा कोई ये विचार नहीं है, ना ही विरोध करने का कोई विचार है, केवल हम अपनी मांगे स्पष्ट रूप से रखना चाहते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेटी को। नमस्कार।